Hello students, welcome to the Chetar Bharat Learning, and today we will discuss 10 MCQ from our topic environment से कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ओके तो ये हमारा ऐसे हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला जो हमारा पार्ट है जहाँ पर हम बात करने वाले हैं बेसिक इकोलॉजी और इकोसिस्टम से क्या सवाल बन सकते हैं। आइए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर को लॉक करना है और फिर हमारे साथ आंसर को मैच करना है। आइए, एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट interacting as a functional unit. Second statement है, energy in an ecosystem is recycled in the same way as matter nutrients. Nutrients such as the carbon and nitrogen are recycled within ecosystem through biogeochemical cycles. Ecosystem boundaries are always clearly defined and fixed. तो ये आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स है, ये उसके ऑप्शन है, अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्लियर? अब थोड़ा देखते हैं। आइए देखो, इकोसिस्टम जो है किस चीज से बना है, उसमें क्या क्या आ रहा है, लिविंग यानी बायोटिक और इनबायोटिक, है ना, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। देखो इकोसिस्टम क्या होता है कि जहां पर इंटरेक्शन की बात होती है कम्युनिटी की विद इन्वायरमेंट, है ना, कम्युनिटी की इन्वायरमेंट के साथ में जब रिलेशन की बात हो रही है, इंटरेक्शन की बात हो रही है, तो वो एक इकोसिस्टम की बात कर रहा है। तो बात हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज रिसाइकल्ड इन द सेम वे एज द मैटर। देखो मैटर को उसने लिख रखा है कि न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो न्यूट्रिएंट्स तो रिसाइकल होते हैं थ्रू द बायोजियोकेमिकल प्रोसेस, सही बात है। बट बच्चे एनर्जी इकोसिस्टम में जो एनर्जी होती है वो रिसाइकल नहीं होती है। आपको पता है कि जब आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ओर ऐसे ऐसे बढ़ते जाओगे तो एनर्जी जो होती है वो कम होती जाती है। तो रिसाइकल वर्ड गलत है, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। न्यूट्रिएंट्स सच एज द कार्बन एंड द नाइट्रोजन आर रिसाइकल्ड विद इन इकोसिस्टम थ्रू द बायोजियोकेमिकल साइकिल, तो वो हमने अभी आपको पॉइंट क्लियर कर दिया है। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम बाउंड्रीज आर ऑलवेज क्लियरली डिफाइंड। देखो अब इकोसिस्टम की जो बाउंड्रीज होती हैं बच्चे, वो कभी भी क्लियरली डिफाइन नहीं होती हैं। ठीक है, वो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, कोई ऐसे डिफाइनिंग वाली बात नहीं है। क्लियर? डिफाइनिंग वाली बात मतलब बोलने का क्या मतलब है कि इकोसिस्टम की बाउंड्रीज ये नहीं है कि अगर लैंड है तो लैंड पे रहेगी, वाटर है तो वाटर पे रहेगी। लैंड प्लस वाटर भी हमने पढ़ रखा है जो कि वेटलैंड की बात करता है ना। तो ये हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, वो भी फोर्थ स्टेटमेंट है, वो भी गलत है। तो हमारी कौन सी सही है? पहली सही है और थर्ड सही है, तो 2 ओनली इज आर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए कीस्टोन स्पीसीज, देखो कीस्टोन स्पीसीज के ऊपर सवाल है। ए कीस्टोन स्पीसीज हैज डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट ऑन कम्युनिटी स्ट्रक्चर रिलेटिव टू इट्स abundance. Okay, keystone species are always the largest or most abundant species. Removing a keystone species can cause trophic cascade and large community changes. Keystone species must always be predator. ठीक है, ये तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, सॉरी 4 स्टेटमेंट है। आइए देखते हैं। देखो कीस्टोन स्पीसीज का बिल्कुल सही बात है, एक लार्ज इफेक्ट होता है ना। क्या बोला हमने? एक लार्ज इफेक्ट होता है किसी भी कम्युनिटी पे, किसी भी रीजन पे, है ना, स्ट्रक्चर रिलेटिव टू इट्स अबंडेंस। तो बात बिल्कुल सही है। एक कीस्टोन स्पीसीज आर ऑलवेज द लार्जेस्ट और मोस्ट अबंडेंट स्पीसीज, है ना। वो बोल रहा है कि ये बिल्कुल ही मतलब कीस्टोन स्पीसीज क्या है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है और मोस्ट अबंडेंट है। ओके देखो कीस्टोन का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में उस स्पीसीज का होना, है ना, उस स्पीसीज मतलब कि उस स्पीसीज से किसी पर्टिकुलर प्लेसेस को जाना जा रहा है। अगर वो चली जाएगी तो उसका एक इम्पैक्ट आने वाला है।
ओके तो रिमूविंग ए कीस्टोन स्पीसीज कैन कॉज ट्रॉफिक कैस्केड एंड द लार्ज कम्युनिटी चेंजेस। बिल्कुल सही बात है बच्चे, कीस्टोन स्पीसीज मस्ट ऑलवेज बी ए प्रेडेटर। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कीस्टोन स्पीसीज कोई प्रेडेटर ही होनी चाहिए। प्रेडेटर होता है जो शिकार करता है ना। ये एक पोलिनेटर भी हो सकती है, ये एक बीवर्स भी हो सकती है। तो ये हमारे को याद रखना है। हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है। और इसके साथ जो है हमारी, जैसा कि मैंने बोला था, कीस्टोन कौन सा होता है, अब तुम्हें भी पता है कीस्टोन सिर्फ सिंगल ही होगा, है ना, ज्यादा अबंडेंस में तो नहीं दिखेगा वो। जब आपको अबंडेंस की बात हो रही है तो ये स्टेटमेंट गलत की बात हो रही है। जैसा मैंने क्या बोला, आप किसी पर्टिकुलर प्लेस में जा रहे हो, वहां पर आप किसी चीज के लिए उसको जा रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, क्रिकेट में मुझे सचिन के लिए मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर जी के लिए मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मेरे लिए वो कीस्टोन स्पीसीज वो है। तभी जब वो नहीं होंगे तो मैं अब क्रिकेट नहीं देखूंगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए कीस्टोन स्पीसीज फॉर एग्जाम्पल मैं हो सकता हूँ, अगर मैं नहीं होऊंगा तो आप नहीं देखोगे। ऐसा मजाक था ये, बट हाँ आपको लग गया है पता कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है। तो वो बहुत ज़्यादा एबंडेंस में नहीं होगी, ये अपने को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंडिकेटर स्पीसीज। अब देखो इंडिकेटर स्पीसीज पे सवाल आया है। इंडिकेटर स्पीसीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। यहाँ पर पोल्यूशन, हैबिटेट, क्वालिटी की बात की जा रही है। एम्फीबियंस ऑफन एक्ट एज ए इंडिकेटर स्पीसीज बिकॉज ऑफ द परमिएबल स्किन एंड द कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल्स। इंडिकेटर स्पीसीज मस्ट ऑलवेज इंडिकेट ए healthy environment. They never indicate degradation, and lichens are poor indicators of the air quality because they tolerate pollution well. तो अपने को फिर से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं। देखो इंडिकेटर स्पीसीज का क्या काम है, इंडिकेशन देना। क्या इंडिकेशन देना कि यार ऐसा है कि यहाँ पर जो है अब माहौल बिगड़ रहा है। अगर मैं वाटर में किसी इंडिकेटर स्पीसीज की बात करूंगा तो वो क्या इंडिकेशन देगा कि सर वाटर जो है वो अब वो प्योर नहीं रह रहा है, वो वाटर जो है वो खराब हो रहा है, ठीक है, उसमें वो पोल्यूट हो रहा है। तो मतलब बोलने का है कि इंडिकेटर स्पीसीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। बिल्कुल सही बात है। एम्फीबियंस ऑफन एक्ट एज ए इंडिकेटर स्पीसीज बिकॉज ऑफ परमिएबल स्किन एंड द कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल्स। बच्चे एम्फीबियंस होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉग हो गया, तो ये एक्ट करते हैं, क्या एक्ट कर रहे हैं, एक इंडिकेटर स्पीसीज, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है वो परमिएबल होती है और कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होते हैं। तो बात ये भी सही है। इंडिकेटर स्पीसीज ऑलवेज इंडिकेट ए हेल्दी इन्वायरमेंट, है ना। तो वो बोल रहा है कि इंडिकेटर स्पीसीज क्या बोल रही है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट की ही बारे में बताती है और कुछ नहीं बताती। तो हमने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिकेटर स्पीसीज का ना होना मतलब कि वहां पर सिचुएशन खराब हो चुकी है। तो हेल्दी इन्वायरमेंट तो नहीं बता रही, वो बता रही है कि सिचुएशन जो है वो हेल्दी नहीं रही है, सिचुएशन क्या हो रही है, वो डिग्रेड हो रही है। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट जो होगी बच्चे वो गलत हो जाएगी। लाइचेंस आर द पुअर इंडिकेटर ऑफ द एयर क्वालिटी। तो ये बात सत्य नहीं है। जो लाइचेंस होते हैं आर द, देखो वो इंडिकेटर्स होते हैं एयर क्वालिटी में और ये टॉलरेट नहीं करते हैं पोल्यूशन को। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी, सॉरी स्टेटमेंट सी और डी हमारी गलत हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके आपके सामने आगे बढ़ते हैं। ए स्पीसीज, देखो अब नीश से सवाल आया है। स्पीसीज नीश इंक्लूड्स इट्स रोल, रिसोर्सेज एंड इंटरेक्शन विद ए बायोटिक एंड द बायोटिक फैक्टर्स। देखो नीश के ऊपर बात बोल रहा है कि नीश क्या होता है। देखो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो किसी का भी अगर मैं फंक्शनल रोल की बात कर रहा हूँ तो वो नीश कहलाता है ना। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि स्पीसीज का नीश जो है उसका फंक्शनल रोल है, वो किस तरह से रिसोर्सेज को यूज कर रहा है एंड उसका क्या इंटरेक्शन है विद ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स के साथ में, तो वो नीश की बात कर रहा है। बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। द फंडामेंटल नीश इज द niche a species occupies in the presence of the competitors. The realized niche is in the absence of a competitor. देखो बात क्या कर रहा है कि फंडामेंटल नीश क्या है, ये नीश का क्या होना चाहिए, नीश वहां होगा जहां पर आपको प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर देखने को मिल रहे हैं। देखो नीश अगर मैं इसको हैबिटेट भी मान के चलूंगा तो तुमको पता है कि दो स्पीसीज जब एक ही जगह पर
एक ही उनका रोल होगा तो उनके बीच में कंपटीशन होगा, है ना। तो मतलब कि वो प्रेजेंस, कॉम्पिटिटर्स के प्रेजेंस में वो नहीं रह पाएंगे, है ना। तो क्या होगा, दे ऑक्यूपाइज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं हो पाएगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हुई। दे रियलाइज्ड नीश इज इन द अब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, तो यहाँ पर सही है, बट ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज two species cannot occupy in identical niche in indefinitely, तो ये हमारी बात सही है। niche refers only to habitat, यहाँ पर ये बात गलत हो रही है। niche सिर्फ habitat की बात नहीं कर रहा है, niche resources यूज की भी बात कर रहा है ना। तो ये बात गलत है। तो फोर्थ हमारी गलत स्टेटमेंट है, सेकंड गलत स्टेटमेंट है, फर्स्ट और थर्ड हमारी सही है। तो ये हमारा सही आंसर है। ओके, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एन इकोटोन इज ए ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू ecological communities and often host species from both plus unique species। देखिए, इकोटोन क्या होता है, जब मैं दो इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं तो इसके बीच का ये इकोसिस्टम 1 है, ये इकोसिस्टम 2 है। तो अगर मैं इसके बीच के रीजन की बात कर रहा हूं तो ये हमारे पास एक इकोटोन है। अब इकोटोन की बात हो रही है तो ये हमारी बिल्कुल सही बात है कि ये एक ट्रांजिशनल जोन होता है बिटवीन टू इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, जहां पर हमें बहुत सारी यूनिक स्पीसीज देखने को मिलती है। तो बात सही है। दूसरा क्या है, एज इफेक्ट ऑलवेज रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी कंपेयर टू इंटीरियर हैबिटेट। बच्चे, एज इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पर इकोसिस्टम 1 की कोई स्पीसीज होंगी, यहाँ पर इकोसिस्टम 2 की स्पीसीज होंगी, बट यहाँ पर इकोटोन वाले रीजन में जब हमें बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलेगी, दोनों की स्पीसीज देखने को मिलेगी, तो इसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट। और जो स्पीसीज हमें ज्यादा देखने को मिलेगी उसको बोलेंगे एज स्पीसीज। क्लियर। तो बच्चे, जो इंटीरियर हैबिटेट है वहां पर एज इफेक्ट ऑलवेज रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी नहीं, एज इफेक्ट जो है इंक्रीज कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को कंपेयर टू इंटीरियर हैबिटेट। तो ये हमारी बात गलत है, मतलब ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तब स्टेटमेंट सही होती, बट ये रिड्यूस लिखा है इसलिए ये गलत है, पहली सही है। एज कैन इंक्रीज, देखो एज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है प्रिडेशन और पैरासाइटिज्म। प्रिडेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक जो है, जिसमें प्रेडेटर क्या होता है, प्रे को खा जाता है, उसको खत्म कर देता है, उसको अपना भोजन बना लेता है। तो ये बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है फॉर सम इंटीरियर स्पीसीज एंड चेंज कम्युनिटी डायनेमिक्स, बात सही है। मैनी इंटीरियर स्पेशलिस्ट स्पीसीज डिक्लाइन, बिल्कुल सही बात है। जो हमने यहाँ बोला था कि ये रिवर्स होना चाहिए था कि रिड्यूस हो रहा है इंटीरियर हैबिटेट, ना कि बायोडाइवर्सिटी। क्लियर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बहुत सारी इंटीरियर स्पेशलिस्ट स्पीसीज वो डिक्लाइन हो रही हैं जब फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज हो रहा है एज हैबिटेट में। तो बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हमारे तीन स्टेटमेंट होनी चाहिए। कौन सी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। वो बोल रहा है कि जो पिरामिड की एनर्जी होती है वो हमेशा ही अपराइट होती है। दिस पिरामिड रिप्रेजेंट एनर्जी फ्लो थ्रू द ट्रॉपिक लेवल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी फ्लो follows the 10% law and in aquatic ecosystem the pyramid of energy sometimes be inverted। देखो, अगर मैं तुमको सिंपल सी बात बता देता हूँ कि ये होता है कुछ पिरामिड ऑफ एनर्जी, जिसमें क्या होता है, ये कुछ ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल होते हैं। यहाँ पर कौन होते हैं, यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, यानी जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, जैसे ट्रीज हो गए, है ना। अब जब खाना खुद बना रहे हैं तो इनके पास जो खाना बना रहे हैं फिर उस खाने को खाएंगे भी, है ना। अपने जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो यहाँ से जब यहाँ पर ट्रीज है, यहाँ पर प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन खाएगा, फॉर एग्जांपल प्लांट्स को खा रहा है ग्रास होपर। तो ग्रास होपर जब इस प्लांट को खाएगा तो इस प्लांट के अंदर जितनी एनर्जी होगी उसका ओनली 10% ही इस ग्रास होपर को मिलेगा। अब जितनी इस ग्रास होपर को सपोज कर लो फ्रॉग खा रहा है,
फ्रॉग जब इस ग्रास हॉपर को खाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, इस ग्रास हॉपर के अंदर जितनी एनर्जी होगी सिर्फ उसका 10% ही फ्रॉग को मिलेगा। यही होता है 10% रूल। तो हमारी बात बिल्कुल सही है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही अपराइट होती है, बिल्कुल सही बात है। पिरामिड एंड रिप्रेजेंट एनर्जी फ्लो थ्रू द ट्रॉपिक लेवल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब बच्चे इसका जो है यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राम पर यूनिट एरिया या ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो ये इसका एक यूनिट होता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। क्लियर। तो ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। एनर्जी फॉलो कर रही है कौन सा 10% रूल, यानी क्या होगा 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये बात भी हमारी सही है। हाँ, एक्वाटिक इकोसिस्टम में बोल रहा है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इन्वर्टेड हो जाएगा, तो ये बात सही नहीं है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही अपराइट रहता है। ये क्या स्ट्रक्चर है, ये बच्चे अपराइट स्ट्रक्चर है। तो करेक्ट बात है, तो ये हमारी 3 सही होंगी, 4th स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, थोड़ा सा देखते हैं। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द पिरामिड ऑफ नंबर्स, pyramid of number shows the number of the individual at each trophic level। तो बात सही है, it is always upright। देखो पिरामिड ऑफ, अगर मैं नंबर्स की बात करूंगा तो हमेशा ही अपराइट नहीं होते हैं, कई बार इन्वर्टेड भी देखने को मिलता है। इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम वन ट्री में सपोर्ट 1000 ऑफ द इंसेक्ट इन्वर्टिंग द बेस। बिल्कुल सही बात है। द पिरामिड ऑफ नंबर इज लेस एक्यूरेट फॉर शोइंग एनर्जी फ्लो कंपेयर टू बायोमास एंड द एनर्जी पिरामिड्स। तो बच्चे बात भी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा बता देता हूँ पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पर सिंपल सी देखिएगा, अगर मैं फॉरेस्ट का केस ले रहा हूँ तो ये हमारे ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए। तो प्लांट सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद इसको जो खाने वाले होंगे फॉर एग्जाम्पल ग्रास ऊपर, वो कम होंगे। ग्रास ऊपर को जो फ्रॉग खाने वाला है वो और कम होगा, फ्रॉग को स्नेक खाने वाला है वो और कम होगा। तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं द पिरामिड ऑफ नंबर्स, जो कि क्या है अपराइट में है। बट ये हमेशा अपराइट में नहीं होते हैं बच्चे, ये इन्वर्टेड भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टेड का केस में क्या होगा कि ये मेरे पास कोई ट्रॉफिक लेवल है ना, ये मेरे पास कोई ट्रॉफिक लेवल है, तो ये मेरे पास ट्रीज है। ट्रीज को, अब ट्रीज के ऊपर क्या होंगे, ट्रीज के ऊपर बर्ड्स होंगे। तो एक ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड बैठते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बर्ड के अंदर, बर्ड के ऊपर क्या होगा, पैरासाइट होंगे। तो पैरासाइट की संख्या बर्ड से ज्यादा होगी, और बिल्कुल ऊपर क्या होंगे, हाइपर पैरासाइट होंगे, और उनके ऊपर भी छोटे छोटे जो पैरासाइट होंगे। तो ये कैसी बना रही है, ये एक इन्वर्टेड फ्लो बना रही है, सॉरी, है ना। ये इसको थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये थोड़ा सा कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसे, है ना। एक इन्वर्टेड फ्लो बना रही है कि ट्री है, ट्री के ऊपर बर्ड्स है, बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट है, और पैरासाइट के ऊपर हाइपर पैरासाइट है। तो मतलब कि जो पिरामिड ऑफ नंबर होगा वो हमेशा ही ऑलवेज अपराइट नहीं होगा, वो अपराइट और इन्वर्टेड दोनों होगा। क्लियर। तो बाकी बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट बात बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है। 4th स्टेटमेंट बोल रही है कि पिरामिड ऑफ नंबर्स इज लेस एक्यूरेट फॉर शोइंग एनर्जी। तो बात ये भी सही है अगर हम कंपेयर करेंगे इसको बायोमास और एनर्जी पिरामिड से। तो 3 ओनली इज आर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए फूड चेन इज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ who eats whom in an ecosystem। तो बात सही है। ग्रेजिंग फूड चेन बिगिन विद डिकम्पोजर्स। देखो, अब ग्रेजिंग का मतलब है कि जो है इसको क्या बोलते हो, ग्रेज करना मतलब उसको खाना मतलब, है ना। तो ग्रेजिंग डिकम्पोजर के साथ नहीं होता है बच्चे। ग्रीन 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 जो लिविंग प्लांट होगा, तो यहाँ से ये एक फूड चेन जो है शुरू होगी। डेट्रिटस फूड चेन्स बिगिन विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। बच्चे डेट्रिटस का मतलब होता है जो सड़े गले पत्ते होते हैं। तो जब वो जाएंगे तो उसको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, डेट्रिटस को पहले डिकम्पोज करेंगे डेट्रीबोर्स, और डेट्रीबोर्स के बाद में उसको डिकम्पोज करेगा सैप्रोट्रोप्स। तो ये थोड़ा सा आपको एक
पता होना चाहिए ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन्स आर जनरली शॉर्ट होती हैं, 3 to 5 लेवल्स होती हैं ड्यू टू एनर्जी लॉस। तो बात ये भी सही है। तो करेक्ट क्या होना चाहिए? 3 ओनली इज आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? सेकंड गलत है, बाकी अपने को आता है। अब बायो मैग्निफिकेशन के ऊपर सवाल है। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? अगर सपोज करो कोई पोल्यूटेंट है, उसको कोई एक स्पीसीज खा ले रही है, अब इसको कोई दूसरी खा लेगी, इसको कोई तीसरी खा लेगी, तो जो पोल्यूटेंट है वो इसके अंदर है, पहली के अंदर, अब वो पहली से दूसरी में जाएगा, दूसरी से तीसरी में जाएगा, तीसरी से फोर्थ में जाएगा, और सभी स्पीसीज के लिए वो जो है सही नहीं होगा, वो उनको बीमार करेगा या उनको उनकी डेथ तक भी हो सकती है। तो बायोमैग्निफिकेशन मतलब थोड़ा 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 इकट्ठा होते जाना। ओके, तो बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस अलोंग फूड चेन्स। बात सही है। इट रिजल्ट फ्रॉम द प्रेडेटर्स कंज्यूमिंग प्रे ईच विद सम एक्यूमुलेटेड पोल्यूटेंट। बात ये भी सही है, पहली सही है, दूसरा सही है। टॉप प्रेडेटर्स कौन कौन से हैं? ईगल्स, ट्यूना, ह्यूमन, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। तो हमने जो बात बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी, इन तीन स्टेटमेंट्स में वही बताया गया है। बायोमैग्निफिकेशन कैन अकर विद ऑल सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड द वाटर सोल्यूबल वंस। बच्चे, बायोमैग्निफिकेशन उन सब्सटेंसेस के साथ में होगा जो कौन से होंगे? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। कौन से होंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और इसके साथ में और कौन होगा? वाटर सोल्यूबल वंस नहीं, वो वाले होंगे जो फैट सोल्यूबल होंगे, है ना, फैट सोल्यूबल होंगे। तो ये उनकी बात कर रहा है, यानी फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? हमारी गलत हो जाएगी। आंसर क्या रहेगा? 3 ओनली। डन। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Consider the following statements. Food chains and the pyramids both describe energy flow but at different scales. बात बिल्कुल सही है। Shorter food chains means less energy lost. बात ये भी सही है कि अगर स्मॉल फूड चेन होगी तो एनर्जी लॉस्ट क्या होगा? वो कम होगा। The shape of the pyramids is directly related टू एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी। कि अगर वो पिरामिड की शेप की बात बोल रहा है तो क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी से, या पिरामिड ऑफ द बायोमास एंड द नंबर। देखो, अगर पिरामिड ऑफ बायोमास और नंबर की बात करेंगे तो वो क्या ऑलवेज मिरर होगा था पिरामिड ऑफ एनर्जी से। तो बच्चे, जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि हमें पता है कि पिरामिड ऑफ बायोमास और नंबर्स होते हैं, इसमें अपराइट भी होता है, अपराइट भी स्ट्रक्चर होगा और इन्वर्टेड भी होगा। बट अगर मैं पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूं तो इसमें हमेशा ही हमें अपराइट पिरामिड देखने को मिलेगा। तो ये मिरर नहीं है। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। द शेप ऑफ द पिरामिड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी। तो बात बिल्कुल सही है। तो हमारे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सिर्फ 3 करेक्ट हैं। ओनली सी इज आर राइट आंसर। डन। तो आज की हमारी क्लास में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हमने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के कुछ स्टार्टिंग बेसिक्स से हमने कुछ 10 क्वेश्चन बनाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करेंगे, मतलब जो बायोटिक इंटरेक्शंस हैं उनकी बात करेंगे, बायोम्स की बात करेंगे। ओके, तो उसके बेस के ऊपर हम 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए क्लास को यही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।